आज हम एनसीईआरटी 12th हिस्ट्री के अध्याय संख्या 1 ईंट मनके और अस्थियों के जो टॉपिक संख्या 10 है हड़प्पा सभ्यता की खोज पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की विकास और उसकी विशेषताओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो मैं विक्रम सिंह पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता सिंधु और रावी नदियों के जो इलाके थे, उनकी सहायक नदियों के इलाके थे, उन पे बसी हुई एक सभ्यता है और धीरे धीरे इसके बहुत सारे शहर जो वक्त के साथ नष्ट हो गए और उन इलाकों पर लोगों ने रहना बंद कर दिया और 2000 साल बाद में पुनः लोग वहाँ बसे तो इनके जो अवशेष थे वो मिट्टी द्वारा नीचे दब चुके थे। तो इनकी खोज में सबसे जो पहला मामला प्रकाश में आता है, जो पहला पहलू प्रकाश में आता है वो कनिंघम के समय आता है। कनिंघम उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष हुआ करते थे और इनके इतिहास की खोजों में बहुत सारी रुचियाँ हुआ करती थी। ये बौद्ध भिक्षुओं के जो विवरण हैं उनके आधार पर इतिहास को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान बहुत सारे अंग्रेज यात्री थे या फिर उस समय जो खुदाई करने के लिए सामान्य लोग थे, उन्होंने कई पुरातात्विक चीज़ें इनको भेजी जैसे हड़प्पाई मोहरे वगैरह, लेकिन इनसे कई भूलें हो गई जिन कारण उस समय यह सभ्यता प्रकाश में नहीं आई। अब कनिंघम की भूलों में हम मुख्यतः देखते हैं तो उन्होंने 4 भूलें की थी। पहली है उनके जो इतिहास, जो उनका अध्ययन का जो क्षेत्र था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईस्वी तक था। तो ये बहुत पहले की सभ्यता थी, इससे बहुत ही पहले की सभ्यता थी, तो इसके बारे में वो ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। दूसरा क्या है, वो उनका जो अध्ययन का मुख्य बिंदु था वो था चीनी यात्रियों का वृत्तांत। उन स्थानों की वो खोज करने में थे जहाँ चीन के यात्री आए थे और बौद्ध स्थानों के बारे में या उन स्थानों के नाम और उनकी भौगोलिक लोकेशन के आधार पर खोज कर रहे थे। हड़प्पाई जो क्षेत्र था वो उनके जो चीनी यात्रियों के क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए और इन स्थानों की ओर ज़्यादा गौर नहीं किया। तीसरा क्या है, हड़प्पाई वस्तुओं के काल निर्धारण में असफल रहे। इनको ये मालूम ही नहीं हुआ कि ये लगभग 2-2.5 हज़ार ईसा पूर्व पुरानी वस्तुएं होंगी। जैसे किसी अंग्रेज़ ने उनको ये जो हमें दिखाई दे रही है मोहर कनिंघम को दी थी और उस समय वो पहचानने में असमर्थ रहे कि ये हड़प्पाई मोहर है। इसके अलावा उनका मानना था कि प्रथम नगरीकरण हुआ है वो गंगा घाटी में हुआ है, जबकि वास्तव में जो प्रथम नगरीकरण है, अभी तक ज्ञात प्रथम नगरीकरण है, वो सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता जो अभी वर्तमान में जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये पहला नगरीकरण का मतलब जहाँ नगर बसे थे। तो पहली बार कनिंघम को लगता था कि सबसे पहले गंगा घाटी में बसावट हुई, जबकि वास्तव में सिंधु और रावी नदी या सरस्वती नदी के इलाके में बसावट हुई थी। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। देखिए क्या है नवीन प्राचीन सभ्यता। नवीन प्राचीन सभ्यता यानी प्राचीनतम सभ्यता। अभी तक ज्ञात भारतीय सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता यही है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। दोनों ने ही बहुत सारी हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, और इनको विश्व स्तर पर प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो जॉन मार्शल को जाता है। 1924 में इन्होंने विश्व पटल पर हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है इसको लोगों के सामने रखा था। और जो RN राव है, उनकी बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें इस बात का जिक्र भी करते हैं कि मार्शल महोदय ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिए। यानी अभी तक जो वर्तमान खोजें, मार्शल के टाइम तक जो खोजें थी, अब उससे 3000 साल पहले की खोजें होनी शुरू हो गई। दूसरी चीज़ इससे क्या हुई कि मार्शल ने जो उनके पास नॉलेज तजुर्बा था, उन्होंने यूनान और क्रीट की खोजें पहले कर चुके थे, तो उन्होंने क्षैतिज आधार पर क्षैतिज प्लेन
के आधार पर उन्होंने सभ्यताओं की खुदाई करनी शुरू की और बहुत सारे आर्टिफैक्ट यानी पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त की। इस समय बहुत सारी मोहरें मिली थी। ऐसी मोहर मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिली थी। तो इस आधार पर उस समय ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये सभ्यता है वो मेसोपोटामिया के समकालीन है। तो ये मार्शल की देन है कि मार्शल ने एक तो इस सभ्यता को प्रकाश में विश्व पटल के ऊपर लेके आए, इसका मेसोपोटामिया के साथ संबंध स्थापित किया कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से समकालीन है। और तीसरा इनका जो सर्वेक्षण था वो क्षैतिज आधार पर। क्षैतिज कैसे है अभी चित्र में देखते हैं अपने। ये कोई हड़प्पाई टीला है जिसका चित्र आपको नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारी लाइनें दिख रही है। ये कालक्रम के अनुसार बसी हुई बस्तियाँ हैं। सबसे नीचे वाली सबसे पहले बसी हुई, उसके बाद वाली, उसके बाद में, उसके बाद वाली, उसके बाद में। तो उन्होंने पहले जैसे यहाँ से खुदाई करते हैं तो इस स्तर की पूरी वस्तुओं की खुदाई की गई ताकि उस एक समय में रहने वाले लोगों ने कैसी चीज़ों का उपयोग किया था और कौन कौन सी उनके पास वस्तुएं थी, किस प्रकार की तकनीक से वो जानकारी रखते थे। तो ऐसे उन्होंने क्षैतिज आधार पर उस समय खुदाइयाँ शुरू की गई थी। आगे है नवीन तकनीकें तथा प्रश्न। देखिए नवीन तकनीकी सर्वेक्षण है वो RIM व्हीलर जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने थे 1944 में। उनके समय खोज होने जो नवीन तकनीक का प्रयोग किया गया। अभी हमने देखा कि जॉन मार्शल थे वो क्षैतिज आधार पर खुदाई करते थे। इन्होंने नई तकनीक का इजाद किया और उन्होंने स्तरों के विन्यास के आधार पर खुदाई करना शुरू की। यानी एक टीले में जैसे 6 स्तर हैं, 7 स्तर हैं, यानी 6 बार वो टीला बसा हुआ है और 6 बार उजड़ा है। तो ये 6 स्तर बन जाते हैं। जो नई आती है सभ्यता वो पुराने खंडरों के ऊपर अपनी जो नींव रखती है तो नीचे दब जाते हैं उनसे पहले वाली सभ्यता। तो इन्होंने सारे स्तरों की खोज की ताकि उनसे पता चल सके कि हड़प्पा या फिर जो मोहनजोदड़ो जो भी स्थान है वो कितनी बार बसा है और कितनी बार उजड़ा है। दूसरा उसमें एक जो सभ्यता थी उसकी बसावट थी वो उस समय भारत और पाकिस्तान की सीमा एक ही हुआ करता था। आज़ादी से पहले 1944 में ये डायरेक्टर बने थे, लेकिन 1947 में 2 भागों में बट गया। और उसी समय जो हड़प्पाई मुख्य स्थान थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ये सारे कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। अब हमारे देश जो वर्तमान भारत है इसमें बहुत ही कम स्थान बचे थे। तो उन्होंने कच्छ का सर्वेक्षण करवाया। गुजरात का इलाका है कच्छ का रण, इसका विस्तृत सर्वेक्षण करवाया और बहुत सारे इस समय हड़प्पाई क्षेत्रों को खोज निकाला जैसे लोथल है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी। इस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने 2 आधारों पर सर्वेक्षण किया था। पहला है सामाजिक या सांस्कृतिक आधार का सर्वेक्षण। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार का सर्वेक्षण है उसमें उन्होंने सामाजिक जो उनके पहलू है उनके बारे में जानने की कोशिश की कि वो उनका जीवन स्तर कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका परिवार मात्र सत्तात्मक था, वो आदि शिव की पूजा करते थे। दूसरा पहलू है वो भौगोलिक पहलू है। दूसरे तरह के पुरातत्वविद थे जिन्होंने ये सोचने के या उनके बारे में ये खोजने की कोशिश की कि उनके पास भौगोलिक चैलेंजेस क्या थे। नदी ने अपना स्थान बदला होगा, बाढ़ कितनी बार आई, कौन कौन सी उन बीमारियां हुई, कई जगह मलेरिया के ऐसे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिनमें इन्फेक्शन के बारे में जानकारियाँ मिलती। 1980 का दशक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हड़प्पाई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थानें थी जिनके पास उन्नत तकनीकें जैसे कार्बन डेटिंग थी, उनका ध्यान इस उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के जो संयुक्त स्थान थे उनकी खोजें शुरू की। उन्होंने पत्थर, मिट्टी, मन के बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई कि और उनका कार्बन डेटिंग के आधार पर उनका जो अस्थियाँ वगैरह है उनका काल निर्धारण करने की कोशिश की। यानी सूक्ष्मतम अन्वेषण जो शुरू हुआ था वो 1980 के काल में हुआ। अब है अतीत से जुड़कर पूरा करने वाली समस्याएं। जो अतीत है उसको जोड़कर जो पूरा करने वाली समस्याएं उनके बारे में देखते हैं।
तो अतीत से जोड़कर पूरा करने वाली समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जिनको अतीत से अभी तक हमने लिंक नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए। जैसे हड़प्पाई लिपि है, तो आज तक उसका अध्ययन नए हम असमर्थ रहे, किसी भी पुरातत्व शास्त्री ने उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं, नहीं उनको पढ़ पाए हैं, नहीं बता पाए हैं कि उस समय जो लिपि में जो अंक लिखे हुए हैं 400 चिन्हों की लिपि है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़ नहीं पाए। इसके अलावा जो बहुमूल्य धातुएं थी, जो उनकी लकड़ियाँ सरकंडे वगैरह थे, वो बहुत कम प्राप्त हुए हैं। जो बहुमूल्य धातुएं जैसे चांदी सोना है, वो जब बस्ती उजड़ी होगी तो उस समय लोगों ने अपने साथ बहुमूल्य वस्तुएं साथ ले जाते हैं, तो वो नहीं मिल पाई। और दूसरी लकड़ी सरकंडे ऐसी चीज़ें थी जो धीरे धीरे क्या हो गई, वक्त के साथ साथ ख़त्म होती चली गई। और इसके अलावा जो हमें प्राप्त हुआ है वो कैसी हैं, अनुपयोगी चीज़ें। उन्होंने ऐसी चीज़ें फेंकी हैं जो उनके काम की नहीं है, यानी जिन चीज़ों से हमने इतिहास को रिक्रिएट करने की कोशिश की है वो कैसी हैं, अनुपयोगी है। जो उपयोगी थी, उनके लिए विशेष महत्व रखती थी, वो अपने साथ ले गए। इसके अलावा एक जो लिपि है वो भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बहुत सारी जो जानकारी है वो अभी तक हमें नहीं प्राप्त कर पाए, हमारे सामने होते हुए भी नहीं प्राप्त कर पाए। इसीलिए अतीत को वर्तमान से जोड़ने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आगे है खोजों का वर्गीकरण। देखो, खोजों में प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनका वर्गीकरण पुरातत्वविदों ने 3 आधारों पर खोजों का जो वर्गीकरण है वो किया है। पहला है सामग्री के आधार पर। सामग्री के आधार पर कैसे, जैसे उन्होंने पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां, हाथीदांत आदि प्राप्त किए हैं, तो कौन सी सामग्री किस चीज़ से बनी हुई है उसके आधार पर उन्होंने सर्वेक्षण किया है। दूसरा क्या है, उनकी उपयोगिता के आधार पर क्या काम में आ रही है वस्तुएं। जैसे एक दैनिक जीवन की वस्तुएं, मर्द भांड वगैरह रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जैसे मर्तबान है, या फिर ऐसी एंटीक आइटम है जो वो सजावट के लिए, शौक के लिए, तो दूसरी तरह की वो हो गई। तीसरा हम देख सकते हैं उनके स्थान के आधार पर वो कहाँ मिली है, कहाँ कब्र में मिली है, नाले में मिली है या घर में मिली है, उसके आधार पर भी उनका वर्गीकरण, यानी उपयोगिता के आधार पर। पहला था सामग्री के आधार पर, दूसरा हो गया उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा जो उनका वर्गीकरण किया गया है पुरातत्वविद्या ने वो है अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का आधार पर। अप्रत्यक्ष साक्ष्य कैसे हैं, जैसे हड़प्पा की कई स्थानों पर कपड़ा मिला है, जैसे अपना कालीबंगा हनुमानगढ़ में वहाँ भी कपड़ा मिला है, तो इस आधार पर उनके पहनावे को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है कि वो कैसे कपड़े पहनते थे। यानी बहुत ही कम साक्ष्यों के आधार पर, ज़्यादा काल्पनिक आधार पर की गई कल्पनाएं हैं, वो क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सिद्धांत कहलाती है। तो हड़प्पा की खोजों को वर्गीकृत करने का 3 तरीका है। पहला है सामग्री, दूसरा है उपयोगिता, और तीसरा है अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर। आगे हम देखते हैं व्याख्या की समस्याएं। कैसी समस्याएं, हड़प्पा की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी व्याख्याएं अभी तक पुरातत्वविद सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो धार्मिक प्रथाओं की आती है, कि अभी तक हम केवल अनुमान के आधार पर ही धार्मिक प्रथाओं को समझा पाए हैं कि उनकी धार्मिक प्रथाएं कैसी रही होगी, वो किन देवताओं की पूजा करते होंगे, कैसे वो आस्तिक तो थे। उन्होंने जैसे बहुत सारी मूर्तियां मिली है और कब्रों से भी उनके साक्ष्य मिले कि उन्होंने पर कब्र के साथ उसकी उपयोगी वस्तुएं दफनाते थे। इसका मतलब पारलौकिक जीवन के बारे में भी वो मतलब जुड़े हुए थे। उनको लगता था कि इस धरती के बाद भी कोई जगह है, स्वर्ग जैसी चीज़ों के बारे में सोचते थे। तो धार्मिक प्रथा में केवल अनुमान लगाया गया है। जैसे आभूषणों से लदी हुई देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली है, तो उसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई। ये देखो मातृ देवी की फोटो है। तो ऐसी स्त्री जो बहुत सारे गहने पहने हुई है, इसका मतलब वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो कोई देवी है जिसकी पूजा की जाती है, तो उसको मातृ देवी की कहा गया है। ऐसे ही दुर्लभ पत्थर पर बनी एक मानकीकृत मुद्रा में बैठे, हाथ घुटनों पर रखे हुए पुरुष की मूर्ति मिली है, जिसे पुरोहित राजा कहा गया है। ये केवल कल्पनाएं हैं कि ये कोई पुरोहित राजा रहा होगा उस समय, जो राजा की तरह भी था और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी रखता था। इसी प्रकार
दूसरा मोहरों से, तो प्रथा को जानने के लिए पहले हमने देखा मूर्तियाँ। तो मूर्तियों के आधार पर दो तरह की, एक तो मातृ देवी की जो आभूषणों से लदी हुई स्त्री है जो मातृ देवी कहा गया है, और मानकीकृत मुद्रा में बैठा पुरुष को पुरोहित राजा कहा गया है। इसी तरह मोहरों से भी कई दृश्य प्राप्त हुए हैं जिनको देखकर उस समय के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने उनकी धार्मिक आस्था का पता लगाने की कोशिश की है। जैसे पेड़ पौधों में उत्कीर्ण रहा है, तो इससे पता चला है कि वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। वैसे ही योगी शिव या आद्य शिव एक मोहर के ऊपर ये अपने मोहर देखते हैं, आद्य शिव की मोहर है। ये शिव जी उस समय मानते हैं कि ये शिव थे उस समय के, जो बैठे हैं दोनों तरफ भुजाएं अपनी घुटनों पर रखे हुए हैं, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। इधर बैल, गेंडा और इधर बाघ है, हाथी है, तो ये चारों ओर उनके जो जीव बने हुए हैं। तो ये आद्य शिव का प्रतिरूप माना जाता है, या फिर इनको पशुपति भी कहा जाता है क्योंकि चारों ओर इनके पशु का अंकन है। तो ये भी अपने क्या है, एक कल्पना मात्र ही है कि ये मोहर पे बना हुआ चित्र किसका होगा, शिव जी का होगा उस समय। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे शंकुआकार पत्थर मिले हैं जिनको शिवलिंग या लिंग की संज्ञा दी गई है। ये भी क्या है, एक तरह का अंदाज ही है। जैसे ये इधर चित्र में दिखाई देने वाले जो सुंदर सजावटी पत्थर हैं उनको शिवलिंग की संज्ञा दी गई या लिंग की संज्ञा दी गई कि लिंग पूजक हुआ करते थे। जो ऋग्वेद में उस समय शिव या आदि शिव को रुद्र रूप में बताया गया है, उससे जो हड़प्पाई जो शिव है, जो पशुपति है, योगी है, वो मेल नहीं खाता। बहुत सारे पुरातत्व मानते हैं कि जो रुद्र बताया गया है शिव का रूप, वो हड़प्पा से मेल नहीं खाता, क्योंकि हड़प्पा में पशुपति और योगी का चित्रांकन किया गया है। मोहर पर बना हुआ जो देवता है वो पशुओं का स्वामी लगता है, चारों ओर उसके पशु है और योग मुद्रा में बैठा है, ऐसा कहीं ऋग्वेद में वर्णन नहीं किया गया है। तो ऐसे धार्मिक आस्थाओं के विषय में बहुत सारे अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है, और शायद जब तक सिंधु सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता तब तक इसकी धार्मिक आस्थाओं को समझना कठिन बना रहेगा। धन्यवाद।